Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Students, I am your physics teacher Professor Mohammad Imran Sohrawardi. Students, आज हम NMDCAT का फिजिक्स का FLP1 डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 141. Which of the following is decreasing speed graph? स्टूडेंट्स, हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो नेशनल एमडीकैट का जो सिलेबस है उसमें एक लर्निंग आउटकम है फोर्स एंड मोशन में, जिसमें हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और इन तमाम चीज़ों के बारे में कहा गया. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 141 में हमने उसी लर्निंग आउटकम के हवाले से क्वेश्चन आपके लिए प्लेस किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीजिंग स्पीड ग्राफ. यानी हमें 4 ग्राफ दिए गए हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, और हमने इन चारों ग्राफ में से उस ग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी आप कह सकते हैं वो डिक्रीज कर रही हो. स्टूडेंट्स, इफ वी गो ओवर हियर फॉर द क्वेश्चन नंबर 141, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट. हमें डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ मालूम करना है. अब डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व स्लोप, इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होगा उसकी जो स्लोप होगी वो हमें स्पीड या वेलोसिटी देगी. तो अगर तो वो स्लोप, क्योंकि स्लोप का दूसरा नाम वेलोसिटी होगी, तो अगर तो वो स्लोप डिक्रीज कर रही होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो ग्राफ ऐसा होगा, वो कर्व ऐसा होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड को. तो आइए देखते हैं वन बाय वन इन सबको देखते हैं. आइए अल्फा को देखते हैं. एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम को प्लॉट किया गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को प्लॉट किया गया. हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, वह बढ़ती जा रही है एट दैट, और यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं, क्योंकि इस ग्राफ की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है हमें वेलोसिटी देती है, स्पीड देती है. सो व्हाट आई डू, आई ड्रॉ टेंजेंट ओवर हियर. यहाँ पे भी मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर मैंने इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया, और मैंने इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया, और फाइनली मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया. तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में टेंजेंट जो है वो बेसिकली ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है और इंक्लाइन कर रहा है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, जिसका मतलब ये कि स्लोप कम होती जा रही है. और अगर स्लोप कम होती जा रही है तो इसका मतलब ये कि स्पीड इज द अदर नेम ऑफ द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो स्पीड डिक्रीज कर रही है. So, इसका मतलब बहुत ही क्लियर हो गया कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 141, उसका ग्राफ अल्फा ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है. आइए बाकी ग्राफ्स को भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि अगर इनमें से कोई चीज आ जाए तो हम उसको कैसे कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर मैं दूसरे ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब कहीं पे भी स्लोप ना इंक्रीज करिए ना डिक्रीज करिए. और स्लोप का दूसरा नाम क्या है? स्लोप का दूसरा नाम हमारे पास है स्पीड. इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्पीड इसकी यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है. तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड का हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता तो ये होता. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर होगी, बिकॉज लास्ट ग्राफ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव. यहाँ पे स्लोप हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, लेकिन दोनों में स्पीड कांस्टेंट ही होगी, स्पीड यूनिफॉर्म ही होगी. आइए इस ग्राफ को देखते हैं. हमारे पास यहाँ पे स्लो, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मैं ये देखूंगा कि जैसे जैसे मैं देख रहा हूं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो स्लोप बढ़ती चली जा रही है. इसका मतलब ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है या स्लोप इंक्रीज कर रही है. सो इस तरह से कोई भी ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एमडीकैट. क्वेश्चन नंबर 142. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जा रहे हैं. एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग फॉरवर्ड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देखिए कीवर्ड हमारे पास आ गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है.
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वेलोसिटी अब चेंज नहीं होगी. An automobile is moving forward with uniform velocity due to the force exerted by its engine. इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसकी वजह से गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कर रही है. तो कहता है इफ दैट फोर्स इज डबल्ड, अगर उस फोर्स को डबल कर दिया जाए, बट कीवर्ड है कीपिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी को उससे चेंज नहीं होने दिया, तो बताइए व्हाट हैपेंस टू द टोटल पावर, टोटल पावर पर क्या इफेक्ट आएगा. स्टूडेंट, पावर का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं F डॉट वी. मैक्सी, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में F इंटू वी यानी फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है. तो अब यहां पर स्पीड मेरे पास यानी वेलोसिटी मेरे पास क्या है, दैट इज कांस्टेंट, वो तो सेम रहेगी. अगर मैं फोर्स के साथ रिलेशन देखूं तो मैं फोर्स को डबल कर रहा हूं, इसका मतलब नई वाली फोर्स पहली फोर्स का डबल हो गई है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यकीनन पावर का और फोर्स का जो रिलेशन बनेगा वो एक डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा, जिसका मतलब ये है अगर फोर्स को डबल करूंगा तो पावर भी डबल हो जाएगी. सो पावर डबल हो जाएगी. सो बेस्ट आंसर इज द डेल्टा, जो कि इट इज डबल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 143. A particle rotating in a circular orbit has a frequency of 50 Hz. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड कर दी गई है, दैट इज 50 हर्ट्ज. हमसे पूछ क्या रहा, द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल की एंगुलर स्पीड क्या होगी. तो आइए देखते हैं. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. स्टूडेंट्स, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ. तो व्हाट आई विल डू, 2 पाई ऐसे ही रहेगा, एफ की वैल्यू पुट होगी जो कि 50 है, 50 प्रोडक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा 100 टाइम्स पाई रेडियन पर सेकेंड. सो इट मींस विच इज द बेस्ट ऑप्शन, अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 143, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमारे नेशनल एमडी कैट में हमारे पास जो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इन तमाम जो लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज हैं इनके तमाम रिलेशंस मौजूद हैं. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे और ऑब्वियसली इंशाल्लाह आप सब करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144. इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड, इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड एट प्रेशर p, यानी सपोज करें प्रेशर p है और स्पीड v है, तो देन स्पीड ऑफ द साउंड एट 2p, और प्रेशर को अगर डबल कर दिया जाए तो फिर स्पीड ऑफ साउंड पर क्या इफेक्ट होगा, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट. स्टूडेंट, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड में कि प्रेशर हैज नो रिलेशन विद द स्पीड ऑफ साउंड, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, या हम कह सकते हैं दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड. अब इसका मतलब, इसका आंसर तो बड़ा सिंपल हो गया. वी कुड सिंपली गो फॉर व्हाट, चार्ली ऑप्शन होगी 1:1 के दोनों प्रेशर, चूंकि दोनों क्योंकि प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों स्पीड्स होंगी, अगर उनकी रेशियो ली जाए तो अल्टीमेटली दैट कम्स आउट टू बी द सेम, तो 1:1. अब सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिल में रहता है कि यार क्या वजह है कि प्रेशर हालांकि फॉर्मूला में मौजूद है. आइए देखते हैं. देखें, क्वेश्चन के आखिर प्रेशर को वेरी करने से स्पीड पर इफेक्ट क्यों नहीं होता. स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गैमा पी ओवर रो. स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब प्रेशर को आप सपोज करें 100 टाइम्स कर देंगे, तो जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब प्रेशर अगर मैं 100 टाइम्स करूंगा तो वॉल्यूम 100 टाइम्स कम हो जाएगा. जब वॉल्यूम 100 टाइम्स कम हो जाएगी तो डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम. मैस तो वही रहेगा, मगर वॉल्यूम जब 100 टाइम्स कम होगा तो डेंसिटी 100 टाइम्स बढ़ जाएगी. इसका मतलब ये है कि प्रेशर के 100 टाइम्स होने से डेंसिटी ऑटोमेटिकली उसी फैक्टर से बढ़ जाएगी. स्टूडेंट, इसका मतलब ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा और स्पीड पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. सो सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन वी हैव सीन इट कि प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता. आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए.
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145. व्हाट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन अ 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट. इसका मतलब यहां पर हमें कैपेसिटेंस दे दी गई और साथ साथ हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया गया और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए चार्ज कितना रिजाइड करेगा ऐसे कैपेसिटर पर. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि फॉर्मूला होता है Q is equal to CV. What we will do, we will simply put down the value of capacitance and the voltage and take the product 120 microcoulomb. आंसर आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो आंसर है दैट इज डेल्टा. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. थोड़ा सा आपको पता है एमडी कैट में बुक की स्टेटमेंट्स आती हैं, लाइंस आती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि टफ क्वेश्चन ही आएंगे, आसान सवाल भी आ सकते हैं, बल्कि आते हैं. क्वेश्चन नंबर 146. इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, अगर हम एक वायर की लेंथ को डबल कर दें एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया जाए, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, होता ही है कि स्टूडेंट्स ज्यादातर रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल का फॉर्मूला यूज करते हैं और वो इन फैक्टर्स पर सपोज कर रहे होते हैं कि रेजिस्टिविटी एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड कर रही है. देखिए, रेजिस्टिविटी जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ओनली 1 क्यूबिक मीटर. इसका मतलब वायर चाहे जितनी बड़ी लेंथ रखती हो, जितना बड़ा एरिया रखती हो, जब आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यू विल डू व्हाट, आप उसका सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम लेंगे, उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो कभी भी वेरी नहीं करेगी. इट कम्स आउट टू बी द सेम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बाज़ का बच्चे जल्दी में यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, वो इस फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, इस फॉर्मूला की तरफ नहीं जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हैज नथिंग टू डू विद द लेंथ और द एरिया. इसका मतलब रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम. सो डेल्टा इज द आंसर. यहीं पर मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी शेयर करता जाऊं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स, नेचर ऑफ मटेरियल एंड द टेम्परेचर. तो ये 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो मस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं. अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट. तो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जब भी जाता है, हम सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाती है और वो मैग्नेटिक फोर्स कंपेल करती है चार्ज पार्टिकल को टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ. तो यहां पर भी यही होगा. ये चार्ज पार्टिकल आया, यहां पर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड थी, इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड थी. चार्ज पार्टिकल आएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी एंड इट विल कंपेल टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ. अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है देन द, अब 4 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज. स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो होगी वो चेंज नहीं होगी. आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट भी चीज देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज. ये तो हो नहीं सकता. क्लियरली पता चल रहा है कि सर्कुलर पाथ पर हर पॉइंट पर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे. इसका मतलब यहां पर अगर आप डायरेक्शन निकालनी है तो आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर डायरेक्शन निकालनी है तो आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पर डायरेक्शन निकालनी है ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. व्हिच मींस दैट अगर यहां पर वेलोसिटी v1 है जो कि वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी, तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को हर पॉइंट पर चेंज करेगी. जिसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं दैट वेलोसिटी will change at each point. हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगी. क्लियर हो गया. तो वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म हो नहीं सकती. सपोज करें जब ये एंटर हुआ तो उसकी स्पीड जो थी, स्पीड कहते हैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को 10 मीटर पर सेकेंड. जब ये एंटर हुआ तो इसकी स्पीड सपोज 10 मीटर पर सेकेंड थी.
अब स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मूव करता है, हम पढ़ चुके हैं कि सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, मगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड कहते हैं वो कभी ना ज्यादा होती है ना कम होती है। और इसका मतलब हमारे पास फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सी हुई? बिल्कुल, दैट इज अल्फा। सो स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन रिमेन्स अनचेंज। क्या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होती है? देखिए, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर पॉइंट पर मैं जब एक्सेलरेशन ड्रॉ करूं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी एक्सेलरेशन, इनमें से कोई भी एक्सेलरेशन दूसरी एक्सेलरेशन के साथ पैरेलल नहीं है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में तो एक्सेलरेशन सेम होगी। क्या फॉर्मूला होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का? दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। रेडियस भी कांस्टेंट, स्पीड भी कांस्टेंट, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट होगी मगर डायरेक्शन इसकी कॉन्टिन्यूसली वेरी करेगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन विल वेरी एट एवरी पॉइंट। सो द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा ही रही। क्वेश्चन नंबर 148, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। इन केस ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेट्स डायरेक्शन। एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे सिलेबस का, यूएचएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल एमडी कैट का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में अगर मैं कोई इसकी पल्स ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं ये इसकी मैंने पल्स ड्रॉ की है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, एक पूरी पल्स में या एक साइकिल में डायरेक्शंस कितनी है? डायरेक्शन कितनी है? तो आप फौरन कहेंगे सर देयर आर 2 डायरेक्शंस। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये नहीं किया गया कि डायरेक्शंस कितनी है। सवाल ये किया गया कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन, यानी किस फ्रीक्वेंसी पर ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता। तो एक बात याद रखिए, अगर ये एक डायरेक्शन मान लीजिए पॉजिटिव, ये दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक पूरे साइकिल में डायरेक्शन चेंज सिर्फ एक दफा होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव सिर्फ एक दफा होती है। इसका मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं एसी जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकेंड में ऐसे 50 साइकिल गुजरेंगे। तो अगर 50 साइकिल गुजरेंगे तो मुझे एक बात बताएं, डायरेक्शन कितनी दफा चेंज होगी? 50 दफा। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हो तो कितनी दफा? 100 टाइम। इसका मतलब इन शॉर्ट वे हम लोग इसको इस तरह से एनालाइज या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की होगी वही उसी फ्रीक्वेंसी पर करंट भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इन दैट सेंस हमारे पास बेस्ट आंसर कौन सा हुआ? 148 का, दैट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पीड 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड इज। डी ब्रॉगली का टॉपिक भी हमारा जो है नेशनल एमडी कैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सब जानते हैं डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। आइए वैल्यूज प्लेस करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.16 × 10⁻34 हो गई। अब मैस, चूंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मैं उसको पुट कर दूंगा। वेलोसिटी में दी गई है, मैं वेलोसिटी को पुट करूंगा एंड आई सिंपली सॉल्व दिस वन। तो दिस वुड बी आवर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो आपको फॉर्मूला आता है तो अल्टीमेटली आप आसानी से कर सकते हैं। तो दैट इज अल्फा ऑप्शन इज आवर सिंपलेस्ट आंसर, द बेस्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। इफ आर बी ई, आप सब जानते हैं ये हमारे पास रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस जो होती है दैट इज गिवन 10। इक्विवेलेंट डोज हमें 400 REM दी गई है। देन एब्जॉर्ब डोज डी क्या होगी? अब चूंकि सारे अगर आंसर्स में देखूं तो मुझे ग्रे में दिए गए हैं, इसका मतलब ये है व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इक्विवेलेंट डोज को कन्वर्ट करना होगा REM से साइवर्ट में।
पहली बात, इक्लेंडोज को मैं साइवर्ट में कन्वर्ट करूंगा तो दैट वुड बी इक्वल 10 टू द पावर -2 साइवर्ट, बिकॉज दैट इज द रिलेशन ऑफ दिस वन ऑफ 1 REM इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 साइवर्ट। अब इसका फॉर्मूला यूज होगा, एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डोज डिवाइडेड बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। हमारे पास इसको अगर मैं सॉल्व करूं, आई जस्ट सॉल्व दिस वन, तो मेरे पास 4 आ जाएगा और हमारे पास जो RBS की वैल्यू थी 10, आंसर क्या आ गया 0.4 ग्रे। तो विच इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज डेल्टा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सबको इसके कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। बहरहाल ये सवाल बहुत बेसिक है। हम सब जानते हैं अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए तो फिर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं रहती जो कि वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इफेक्ट कर सके, और हम सब जानते हैं Vx क्या रहेगा, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। सो इट मीन्स अगर Vx मेरे पास सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स अब कोई भी नहीं है, तो एक्सलेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल दैट इज इक्वल टू 0। हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट या बेस्ट आंसर की तरफ जाना है। हो सकता है स्टूडेंट यहां पे ये सोचें, ये कहें कि सर देखें हमारे पास इसकी जो बीटा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कांस्टेंट, ये भी हो सकता है। स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है। देखें एंटी टेस्ट में सबसे ज्यादा कामयाब वो स्टूडेंट होता है जो कि बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाता है। मैं ये बात मानता हूं कि यहां पर फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, और 0 को कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है। मतलब 0 कांस्टेंट है जरूर, उसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन चूंकि बोथ की ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे जो कि बेस्ट ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो फिर वो हमारे पास कौन सी बनती है, दैट इज चार्ली हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 जरूर है, तो उसका मतलब चार्ली वुड बी द आंसर। तो आपने देखा बात का ऐसा होता है, हमें फैसला करना होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 152 वर्क डन से। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबरर हु कैरीज n bricks each of mass m to the roof of a house whose height is h। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर ही है, अगर मैं इसको किसी हाइट तक ले जाऊंगा और इसका मैस m होगा तो मैं इस पर जो वर्क करूंगा दैट इज इक्वल टू mgh। अगर एक मार्कर को मैं हाइट 8 तक लेके जाऊं, उसका मैस m हो तो वर्क mgh है। तो बताइए अगर मैं 100 मार्कर्स को ले जाऊं तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, 100 टाइम्स mgh। तो बहुत सिंपल है कि ब्रिक का मैस अगर mgh है तो एक सिंगल ब्रिक के लिए अगर हम देखें, फॉर अ सिंगल ब्रिक टू लिफ्ट टू द हाइट h वर्क इज mgh, देन फॉर n नंबर ऑफ ब्रिक्स सिंपली वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेस्ट ऑप्शन दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मैसेस। तो कीवर्ड आपने हमेशा याद रखने हैं। यहां पे पहला कीवर्ड बोला गया इक्वल मैसेस, तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मैस सेम है। रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, दोनों सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करें, लेकिन रेडियस दोनों का सेम नहीं है। एंड दे हैव गॉट सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 विद द सेम फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा कीवर्ड बोला गया, फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या थी, सेम थी। The सेंटीपिटल फोर्सेस आर इन द रेशियो, इनकी सेंटीपिटल फोर्सेस की क्या रेशियो हो सकती है। तो आइए सेंटीपिटल फोर्सेस की रेशियो को जानने के लिए सेंटीपिटल फोर्सेस के फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि 2πf होती है, तो वो भी दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड mr ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर ओमेगा क्या हो गया, सेम कांस्टेंट हो गया। मैस भी दोनों के लिए क्या है, सेम कांस्टेंट। तो बताइए फिर सेंटीपिटल फोर्स का रिलेशन सिर्फ किसके साथ रह गया, रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो मैं कह सकता हूं सेंटीपिटल फोर्स इस कंडीशन में
रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मास भी सेम है, एंगुलर स्पीड भी सेम है। तो सिंपल सी बात, फिर दोनों की रेशियो क्या होगी, F1 पहली सेंटीमीटर फोर्स डिवाइडेड बाय F2 सेकेंड सेंटीमीटर फोर्स मस्ट बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2। तो इसलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनी, दैट इज बीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट लेकिन एक आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 154, स्टेशनरी वेव। स्टूडेंट, स्टेशनरी वेव के बारे में आप जानते हैं, स्टेशनरी वेव में हमारे पास नोड्स भी होते हैं और एंटी नोड्स भी होते हैं। इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव एंटी नोड्स इज 25 सेंटीमीटर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे दो कंसेक्टिव नोड्स हों चाहे दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स हों, उनका जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पे हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब मैं स्टार्ट लूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड्स के कंसेक्टिव, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। क्या फासला है, 25 सेंटीमीटर, लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से लैम्डा मेरे पास कर देगा 2, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 2 50 सेंटीमीटर। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। अब चूंकि मुझे फ्रिक्वेंसी निकालनी है, आप सब जानते हैं कि सबसे फेमस फॉर्मूला तमाम वेव्स के लिए यूज होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहां से जब f को कैलकुलेट करूंगा तो लैम्डा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। आई डू व्हाट, मैं सिंपली वैल्यू स्पेस करूंगा, स्पीड हमें दी हुई है 300, लैम्डा 0.5, तो अल्टीमेटली 0.5 को हम हाफ भी कह सकते हैं, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 300 2s are 600 हर्ट्ज, सो बीटा इज द बेस्ट आंसर। तो एक और बड़ा आसान सवाल, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड जरूर था। ऐसे क्वेश्चंस बास का जानबूझ के प्लेस किए जाते हैं जो आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम करते हैं, कि जितना टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा आप पे प्रेशर डेवलप होगा और आप फिर बाद में जाके जो मुश्किल क्वेश्चन होगा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी पैनिक, जस्ट रिलैक्स, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is 4 microfarad. If a dielectric material of dielectric constant 8 is placed between the plates, the new capacitance will be। एक बात याद रखिएगा, जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई भी डायलैक्ट्रिक आएगा, हमेशा, क्योंकि डायलैक्ट्रिक की जो परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो फिर क्या होगा, वो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। और आपने कैसे निकालना, शॉर्टकट बताता हूँ, हमेशा एप्सिलॉन आर को आपने जो उसकी पहले वाली कैपेसिटेंस से उसका प्रोडक्ट लेना है, उतने टाइम्स वो इंक्रीज कर देगा। तो ये कितना, 8। सिंपली यूज द फॉर्मूला, सी मीडियम इज एप्सिलॉन आर टाइम्स सी वैक्यूम, जो ओरिजिनल वाला होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप 8 पुट करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू 4, 8 4 32 माइक्रोफैरेड, सो जो आंसर इज अल्फा। जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 156। एक बहुत ही आसान सवाल। ज़्यादातर ये होता है कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि ये रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन उन्हें दिया गया ये आपस में पैरेलल में है, बिकॉज अपेरेंटली ये पैरेलल फील हो रहे हैं। एंड दे डू व्हाट, दे सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर बाय एन, और चूंकि 3 है तो आर बाय 3 वो इस आंसर की तरफ चले जाते हैं। देखिए, करंट के गुजरने का अगर हमें पता चल जाए कि करंट डिवाइड हुआ या नहीं, तो हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं सीरीज या पैरेलल का। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट एक्स को पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा और पॉइंट वाई को नेगेटिव से। अब करंट जब फ्लो करेगा तो आप देख सकते हैं देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। अगर यहां से 1 एम्पेयर गुजरा है तो यहां से भी 1 एम्पेयर ही गुजरेगा, और यहां से भी 1 एम्पेयर ही, जिसका मतलब ये है ये सारे के सारे आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, n टाइम्स आर, पुट करूंगा 3 टाइम्स आर, तो दैट इज आवर बेस्ट आंसर, इट इज चार्ली। तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बाद का इसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द टेस्ला। इसको टी भी कहते हैं हम लोग। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, इसे और क्या लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट, टेस्ला जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, आप सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, एफ ओवर आई एल, जो कि एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा से मैंने यहां से इसको
डिराइव किया हुआ है, फिंगर टिप्स पे होता है हमें। फोर्स का यूनिट तो क्या हो गया, न्यूटन, करंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पेयर, और लेंथ का मीटर, तो यहां से न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, जो कि हमारी कौन सी ऑप्शन है, दैट इज डेल्टा। सो डेल्टा ऑप्शन इज आवर बेस्ट ऑप्शन। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमें रॉड की लेंथ भी दी गई है, उसकी स्पीड भी दी गई है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द रॉड। इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड इज, तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है, साइन 91 हो जाएगा। VBL में वैल्यूज प्लेस करूंगा, वेलोसिटी 20 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 और लेंथ हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 0.5 आ जाएगा। तो व्हेन वी विल सॉल्व दिस वन, आवर आंसर विल बी 1 वोल्ट। सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर 158, दैट इज द चार्ली। तो हमारे पास इसकी ऑप्शन जो होगी वो दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की गई है, प्लांक्स कांस्टेंट भी दिया गया है और आपने फोटोन की एनर्जी निकालनी है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि फोटोन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एनर्जी, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू HF। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस होगी, फ्रीक्वेंसी प्लेस की जाएगी, सिंपली मल्टीप्लाई एंड विल गेट दिस आंसर। सो दैट इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 159 सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला आता तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 160। इन रिलेशन लैम्डा t हाफ इज इक्वल टू 0.693, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला सबका फिंगर टिप पे होता है, हाफ लाइफ होती है 0.693 ओवर लैम्डा। हम सब जानते हैं लैम्डा डिके कांस्टेंट को कहते हैं, और उस फॉर्मूला में लैम्डा बस यहाँ गया हुआ है, तो लैम्डा रहेगा, चाहे वहां जाए या यहाँ जाए। इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन इज आवर बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज इसका नाम, इसकी पोजीशन को चेंज करने से नाम चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन डिके कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161. The velocity of a body traveling with a uniform acceleration of 2 meter per second square is 20 meter per second. What is its velocity after time interval of 4 second? अब आप देखिए हमें एक्सलेशन दी गई है और ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन है। इसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और टाइम दिया गया और फाइनल वेलोसिटी पूछी है। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई होगी, VF इज इक्वल टू VI प्लस 80। VI हमारे पास 20 है, एक्सलेशन हमारे पास 2 और टाइम 4 सेकेंड, 4 2s are 8 और 20 प्लस 8 हमारे पास 28 मीटर पर सेकेंड। तो 161 का हमारे पास आंसर दैट इज अल्फा। एक और बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अ वेट लिफ्टर ऑफ पावर 1960 वॉट lifts a load of mass m from the ground to a height of 2 meter in 6 seconds. m is mass हमसे पूछ रहा है। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन जब आप किसी चीज को हाइट पे लेके जाते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, अभी हमने किया भी था, हम ब्रिक को लेके गए थे, क्वेश्चन था n टाइम्स mgh वाला। तो वर्क इन द ग्रेविटेशनल फील्ड व्हाइल टेकिंग समथिंग इन द अपर डायरेक्शन दैट इज mgh। तो यहाँ पे mgh आ गया, टाइम ऐसे ही रहेगा। अगर मैं इस m को मालूम करना चाहता हूं तो सब कुछ उधर चला जाएगा, t वहां जाके पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, gh डिवाइड हो जाएगा। I'll do what? I'll simply put down the values. So my final answer that is 600 kilogram, which is given in Charlie option. So 162 का आंसर क्या हो गया, चार्ली। तो another very simple question, फॉर्मूला आपको आता है पावर का, इसमें जो टेक्निक थी वो सिर्फ यही थी कि आपने वर्क की जगह mgh लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163. An object is moving along a circular path of radius 4 meter. हमें रेडियस दिया गया है। What will be its angular displacement, जिसको थीटा कहते हैं, आप सब जानते हैं,
इफ इट मूव्स 14 मीटर ऑन द सर्कुलर पाथ, इसका मतलब हमें आर्क लेंथ दी गई है, रेडियस दिया गया और थीटा पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हम सब जानते हैं थीटा होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस, 14 डिवाइडेड बाय 4, 3.5 रेडियन। सो इट्स आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर बीटा हो जाएगा। एक आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 164, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 किलोहर्ट्ज विल बी। हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, लेकिन कीवर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्टूडेंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ऑल आर बेसिकली लाइट, और लाइट की स्पीड से मूव कोई भी चीज करे तो दाड़े इसकी स्पीड क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, स्पीड हम खुद ही कीवर्ड से मालूम हमने कर ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। तो हम लोग वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? लैम्डा v की जगह यहाँ पर हमारे पास c मौजूद है। सो c/f, आई जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 10⁸ में से 3 गया, 10⁵ जिसको लिखा जा सकता है 100 × 10⁻3। तो 10⁻3 मीटर को मैं किलोमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर में दिया हुआ था। तो बेस्ट ऑप्शन दैट इज चार्ली। सो 164 का आंसर चार्ली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 165, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ गैस इज कंप्रेस्ड, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, ये कीवर्ड याद रखिएगा, गैस को कंप्रेस किया जा रहा है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा कीवर्ड बोला कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर आपको दिया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चेंज होगा जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा से कम होता है। तो शुरू वाला वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर था और बाद वाला 4 क्यूबिक मीटर रह गया, तो चेंज कितना आया होगा? ज़ाहिर 10 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। पूछ कह रहा है एनर्जी ऑफ 100 जूल इज देन एडेड, इसका मतलब अब सिस्टम में 100 जूल की एनर्जी को ऐड भी कर दिया गया। एक तो वर्क हुआ सिस्टम पर, वो हम इंशाल्लाह वर्क भी कैलकुलेट करेंगे, साथ साथ 100 जूल की हीट एनर्जी ऐड भी कर दी गई। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इंटरनल एनर्जी क्या होगी? आइए देखिएगा। देखिए पहला कीवर्ड था हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। नेशनल एमडी-कैट यूएचएस का जो सिलेबस है उसके अंदर बहुत क्लियर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास लर्निंग आउटकम है कि वॉल्यूम चेंजेस, जहां जहां वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा उससे वर्क डन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन कैसे हम मालूम करेंगे? क्योंकि वॉल्यूम चेंज आया। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी। प्रेशर 50, चेंज इन वॉल्यूम 10 - 4 दैट इज 6, मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया था। 50 × 6 दैट इज इक्वल टू 300 जूल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वर्क जाहिरी तौर पर तो पॉजिटिव आया, लेकिन दूसरा कीवर्ड जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि गैस को कंप्रेस किया गया है। देखिए गैस हमारा सिस्टम है, और हम लोगों ने बुनियादी तौर पर सारे रूल्स पढ़े थे कि जब भी सिस्टम को कंप्रेस किया जाएगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। इसका मतलब इस वर्क को -300 जूल लेंगे हम, +300 जूल कंसिडर नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आइए अब लास्ट पे चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। मुझे ये चीज चाहिए, वर्क वहां जाके माइनस हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। अब डेल्टा क्यू वो हीट एनर्जी है जो कि ऐड की गई है सिस्टम में। कितनी थी? हीट एनर्जी सिस्टम को दे दी जाए तो हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, ले ली जाए तो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे दी जा रही है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 100 जूल पॉजिटिव लिखूंगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, लेकिन वर्क -300 मौजूद है। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया? 100 माइनस माइनस प्लस, फाइनली 400 जूल, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। और 400 जूल इंटरनल एनर्जी हमारे पास कहाँ मौजूद है? दैट इज इन द अल्फा ऑप्शन, दैट इट इंक्रीजेस बाय 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 166 है। आइए देखते हैं।
Question number 166. An external agency carries -5 coulomb of charge from infinity to a point in an electrostatic field and performs 100 joule of work. यानी इसका मतलब हमें चार्ज दिया गया और साथ हमें वर्क डन दे दिएगा. पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल. तो बड़ा सिंपल सा है. पोटेंशियल का तो फॉर्मूला ही क्या होता है? वर्क डन पर चार्ज. तो हमने सिंपली करना क्या है? हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो V इज इक्वल टू W/Q. 100 चार्ज नेगेटिव है तो फाइनली आपके पास -20 वोल्ट आ जाएगा. और ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है 166 की? दैट इज डेल्टा. तो उसके पास हमारे पास 166 का हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन 167 की तरफ चलते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट. याद रखिएगा जब भी सर्किट ओपन होगा तो सेल के टर्मिनल्स पर जो अपीयर होगा दैट इज ऑलवेज EMF. इसका मतलब ये जो हमें दिया गया दैट इज 12 वोल्ट, इट इज EMF. तो मैं इसको पहले लिख लेता हूं दैट इज EMF. उसके बाद जो ही आपने कोई एक्सटर्नल लोड कनेक्ट किया गया होगा तो करंट फ्लो करेगा. वो करंट हमें दिया गया है 2 एम्पेयर और ये कहा गया कि अब जो पोटेंशियल अपीयर हुआ टर्मिनल्स पर दैट इज 9 वोल्ट. यकीनन ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है. व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल? तो हम अपनी बुक का फॉर्मूला यूज करेंगे. EMF is basically the sum of terminal potential difference plus the potential drop across the internal resistance of the cell. मुझे चूंकि R चाहिए तो मैं इसको इधर जाने दूंगा. VT वहां जाके माइनस हो जाएगा. R चाहिए I वहां जाके डिवाइड हो जाएगा. I'll do what? I'll simply put down the values. फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.5 ओम. सो स्टूडेंट्स अपने टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आइए हम व्हाइट बोर्ड दोबारा से स्टार्ट करते हैं. जी स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168. अ ट्रांसफॉर्मर इज हैविंग 2100 टर्न्स इन द प्राइमरी. प्राइमरी के टर्न्स जो हैं वो 2100 हैं एंड 4200 टर्न्स इन द सेकेंडरी. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्राइमरी के टर्न्स अगर 2100 हैं तो सेकेंडरी के उसका डबल है. हम वैसे इस न्यूमेरिकल को, इस क्वेश्चन को जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है, हम फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा. अगर नंबर ऑफ टर्न्स को एनालाइज कर लिया जाए तो हम वोल्टेज और करंट को डायरेक्टली भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वो क्या हो सकते हैं. अभी देखिएगा कैसे. ये तो आपने देखा कि प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स 2100 है, सेकेंडरी के 4200 डबल है. इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा. अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स डबल हैं तो यकीनन वो प्राइमरी की वोल्टेज को डबल करके सेकेंडरी वोल्टेज बनाता होगा. आइए देखते हैं प्राइमरी की वोल्टेज क्या दी हुई है. प्राइमरी की वोल्टेज हमारे पास है 110 वोल्ट. इसका मतलब 110 वोल्ट प्राइमरी है तो सेकेंडरी उसका डबल होनी चाहिए. यानी कितनी होनी चाहिए? 220 वोल्ट. इट मींस एक बात हमने डायरेक्टली गेस कर ली नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो के कंपैरिजन से. तो 220 वोल्ट कौन कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है? तो अगर आप देखें तो 220 वोल्ट अल्फा और बीटा दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है. अब प्रॉब्लम आ गया मैं अल्फा को सेलेक्ट करूं या बीटा को, तो परेशान नहीं होना, हम नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं. एक बात याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर में पावर इनपुट हमेशा पावर आउटपुट के इक्वल होती है. जिससे मुराद क्या है? अगर पावर इन पावर आउट के इक्वल है, पावर कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज को. इसका मतलब प्राइमरी का करंट इनटू प्राइमरी की वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द करंट ऑफ द सेकेंडरी एंड द वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी. इट मींस करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. विच मींस दैट वोल्टेज एंड करंट दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. स्टूडेंट्स तो यही कीवर्ड था हमारे पास. याद रखिएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में अगर वोल्टेज डबल हो रही है तो करंट हाफ हो रहा होगा. अगर प्राइमरी का करंट हमें दिया हो तो हम उसको हाफ कर दें तो हमारे पास सेकेंडरी का करंट यहाँ से आसानी से मालूम किया जा सकता है. तो प्राइमरी का करंट 20 एम्पेयर है तो यकीनन सेकेंडरी का उसका हाफ होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. तो वोल्टेज डबल हुई है तो करंट हाफ हो जाएगा. तो दैट इज 10 एम्पेयर. और वो फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनती है? दैट इज बीटा. तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैं कैलकुलेशंस करता, मतलब पहले VS को कैलकुलेट करता
और फिर जाके मैं IES को कैलकुलेट करता, तो मैंने आपको एक ऐसी टेक्निक बताई कि ट्रांसफॉर्मर्स को हम शॉर्टकट में, एंटी टेस्ट में शॉर्टकट को यूज़ करके अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का हमें पता चल गया तो अल्टीमेटली हम आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको ने इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट। स्टूडेंट्स, हमारी टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली ये बात बड़ी क्लियरली लिखी गई है कि ब्रिज रेक्टिफायर जिसमें 4 डायोड यूज होते हैं जो कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है, हम उसमें 4 डायोड यूज करते हैं, D1, D2, D3 और D4। और जो लोड लगा होता है रेजिस्टेंस R, जिसके क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे होते हैं, करंट दोनों साइकिल्स में, यानी दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में और रिवर्स बायस दोनों में अगर देखा जाए तो एक कंप्लीट साइकिल में हमारे पास वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब कि इसका हमारे पास क्या जवाब हो गया, दैट इज डेल्टा, दैट द डायरेक्शन अक्रॉस द R इट रिमेन्स सेम इन द ब्रिज रेक्टिफायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने बहुत दफा FSM में भी पढ़ा हुआ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, न्यूक्लियर फिजिक्स से, Which one of the following emissions takes place in a nuclear reaction? अब हमें ऑब्वियसली पेरेंट न्यूक्लियाई दिए गए हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई TH है और जो डॉटर है दैट इज PA। हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं प्लस जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आना चाहिए, क्या वो अल्फा होगा, गैमा होगा, बीटा होगा या फोटॉन, व्हाटएवर इट इज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि गैमा भी फोटॉन है, तो अगर देखा जाए तो बीटा और डेल्टा ऑप्शन दे तो आइडेंटिकल हो गए, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकते। अब 2 ऑप्शन रहेगी हमारे पास, एक अल्फा जो कि अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, और दूसरा बीटा पार्टिकल। तो आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास TH है इसमें एटॉमिक मास 234 है और PA में भी 234 है। इसका मतलब डॉटर और पेरेंट का एटॉमिक मास सेम है, और याद रखिएगा जब भी एटॉमिक मास सेम हो तो फिर बीटा पार्टिकल ही एमिट होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बीटा पार्टिकल 2 तरह के होते हैं, एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं और दूसरा पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। इनमें से कौन सा है? तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल असल में इलेक्ट्रॉन है जो कि E-1 E0 को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब भी ये बाहर आएगा न्यूक्लियस से, क्लियर, तो अल्टीमेटली याद रखिएगा कि हमारे पास अगर -1 बाहर आ रहा है तो हमें बैलेंस करने के लिए +1 करना पड़ेगा। इसका मतलब चार्ज को 1 बढ़ाना पड़ेगा। आइए देखते हैं, चार्ज पहले क्या था 90, एटॉमिक चार्ज नंबर 90 था, अब कितना हो गया 91। तो हमें नेक्स्ट फेज में जाना ही नहीं पड़ा। बहरहाल वो फेज भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे -1 हो रहा होता तो यकीन पॉजिट्रॉन यहाँ से निकल रहा होता, तो फिर हम पॉजिटिव बीटा डिके की तरफ जाते। बहरहाल यहाँ पे नेगेटिव बीटा डिके, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन दैट इज चार्ली। क्वेश्चन 171, द वेलोसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट्स। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज v = 7i + 3j मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी में दी गई है ये प्रोजेक्टाइल की है, कैसे पता चलता है? देखिए वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट यकीनन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट है। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, वो ये पूछा बताओ हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी क्या होगी। तो एक बात है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या 0 जाती है? जी नहीं। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। आज के टेस्ट में भी हमने देखा, क्योंकि हम फ्रिक्शन को इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये 7 तो 0 ही रहेगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट 0 जाएगा। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो यकीनन सिर्फ और सिर्फ 7 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी, विच इज गिवन इन द चार्ली ऑप्शन। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल हमने देखा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। अ चाइल्ड इज स्विंगिंग अ स्विंग, बच्चा स्विंग ले रहा है। ही इज 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड। 0.5 इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट पर जब वो आता है तो 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड रहता है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पर वो जाता है अपनी ट्रैजेक्टरी में तो वहां पर उसकी हाइट बनती है 2.5। तो डिफरेंस कितना हुआ? टोटल हाइट, लोएस्ट और हाईएस्ट की हाइट दोनों को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा
h1 माइनस h2, हम लोगों ने स्पीड निकालनी है एट द लोएस्ट पॉइंट। याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आए तो चाहे सीधा आ जाए, स्ट्रेट आ जाए या कर्व्ड पाथ पे आए, ग्रेविटी में वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा v इक्वल टू अंडर रूट 2g h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 हमारे पास आ जाएगा, जो कि मैंने 2.5 मीटर में से 0.5 मीटर को माइनस किया तो 2 रह गया। 2 ये ऐसे ही रहेगा, g की वैल्यू में 10 ज्यूम करता हूँ। अब ये 2 इंटू 2 का स्केयर खत्म हुआ, 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 10 अंदर ऐसे ही रह गया। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी होगी, दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील 5 मीटर इन डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर हमें दिया 5 मीटर, तो यहां से रेडियस निकाल लेते हैं, दैट इज 2.5 मीटर। वेलोसिटी हमें लीनियर वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकंड, वो हमसे एंगुलर स्पीड की बात कर रहा है। आप सब जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ओमेगा इज इक्वल टू देगा v ओवर आर। वैल्यू स्पेस करूंगा 20 डिवाइडेड बाय 25, 8 रेडियन पर सेकंड। तो ये बड़ा आसान सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, बहुत ही आसान सवाल, डॉपलर इफेक्ट का। देखें, ऑब्जर्वर मूव्स विद वेलोसिटी यू नॉट अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स। तो ये तो हमारी बुक का एक फॉर्मूला है, और जब भी ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स से अवे जा रहा होगा तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो डी ऑप्शन में से डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। बुक का फॉर्मूला था, बहुत आसान था, दैट इट वाज वेरी सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, व्हाट इज ट्रू अबाउट मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। अब अल्फा में हमें दिया है Cv ओवर Cp इज इक्वल टू गैमा। जी नहीं, हम सब जानते हैं गैमा होता है Cp ओवर Cv, इट इज नॉट इक्वल टू Cv ओवर Cp, तो अल्फा तो नहीं हो सकता, ये बात तो क्लियर हो गई है। बीटा Cv माइनस Cp इज इक्वल टू आर, जी नहीं, होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, इसका मतलब बीटा भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सी बनी, दैट इज चार्ली। Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, ओके, Cv वहां जाके प्लस हुआ है। सो 175 का आंसर आपके पास क्या गया, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 176, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूसेस, हमें चार्ज निकालना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है 4 न्यूटन पर कूलॉम और डिस्टेंस आपको 60 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो हम सिंपल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। तो वहां से Q अगर मैं निकालूं तो E आर स्क्वायर ओवर के आ जाएगा। आई जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज प्लेस करूंगा और आई विल सॉल्व इट। इट कम्स आउट टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि बाज़ औक़ात हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते, तो यू जस्ट नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही आसान सवाल, बड़ा बेसिक क्वेश्चन, 177, किर्चॉफ फर्स्ट लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ, जी हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिकॉज हम सब जानते हैं द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, द सम ऑफ ऑल द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज ऑलवेज equal to the sum of all the currents moving away. So that is the manifestation of law of conservation of charge, which is given in the beta option. So it was a very simple question, इसलिए इसकी ज़्यादा explanation required नहीं है। क्वेश्चन नंबर 178, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉइल ऑफ एरिया, हमें एरिया दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, सेंटी कहते हैं 10⁻⁻2 को, तो जब मैं सेंटी की रेट 10⁻2 पुट करूंगा तो स्क्वायर भी मौजूद है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन में अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। हैज 1000 टन, आपको नंबर ऑफ टन भी दिए हुए। मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर दी हुई है, परपेंडिकुलर टू द कॉइल। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम होगा। द फील्ड इज रिड्यूस टू जीरो, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से जब मिनिमम हुआ, क्योंकि बी जीरो हुआ तो बी में जो चेंज आया वो ऑब्वियसली 0.1 ही होगा, क्योंकि 0.1 से वो उसने जीरो होना। तो इन 1 सेकेंड टाइम भी आपको दिएगा विद इंड्यूस्ड ईएमएफ। फॉर्मूला यूज करेंगे हम, आप E इज इक्वल टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप सब जानते हैं, E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब फाई में बेसिकली सिर्फ बी चेंज हो रहा है, एरिया तो वही रह रहा है। आई डू वॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पुट किए गए, चेंज इन बी दैट इज 10⁻⁻1, एरिया भी आपको दैट इज बिन प्रोवाइडेड, डेल्टा टी भी आपको दिया हुआ है। जस्ट सॉल्व दिस वन, विल गेट 10 वोल्ट।
So that is alpha is your best option. Again a calculation based question था, important था इसमें कुछ हमारे पास, that was कि B change हो रहा था तभी वो EMF induce हो रहा था. Question number 179. In half wave rectifier, if the time period of input AC is 50 millisecond input का time period है, तो frequency of the ripple of output देखिए एक बात याद रखिएगा, half wave rectifier कभी भी time period या frequency को change नहीं करता. अब आपके दिल में आएगा वो कैसे, देखिएगा. सपोज करिए मेरे पास इनपुट है, अब यहां से लेकर मेरे पास यहां तक इतनी वेव है, 1 2 2 वेव्स हैं, ठीक हो गया. और इसकी ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रफ होता है, नेगेटिव पल्स वो कैंसिल आउट हो जाती है, उसकी जगह 0 आ जाता है. तो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं ये पल्स कैसा नहीं, जी नहीं. याद रखिएगा, वेव कहते हैं that identical part which repeats itself after equal intervals of time. तो यहाँ पे वेव यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट वेव है और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट वेव है. तो क्या इसका टाइम कोई और, इसका टाइम कोई और है? जी नहीं. यहाँ पर भी 2 वेव्स हैं और यहाँ पे भी 2 वेव्स हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी. तो फिर रिपल की फ्रीक्वेंसी वही होगी, दैट इज जो कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी. तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप जानते हैं, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. मैंने प्लेस किया 50 मिली का मतलब होता है 10⁻³ में ऊपर ले गया, 10⁻+3 हो गया. व्हेन आई सॉल्व दिस वन, आंसर इज 20. सो बीटा इज आवर आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टेस्ट, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन बिलोंग्स टू द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मैंने यहाँ पे सारा ही आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया. सीरीज होती है लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्टिन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज. याद रखिएगा, लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, बार्मर इन द विजिबल रीजन, और इसके बाद ये इंफ्रारेड या इनविजिबल रीजन होता है. तो हमारा आंसर बार्मर सीरीज का विजिबल आ जाएगा और वो हमारे पास होगा अल्फा. स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड अ लॉट. विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेशनल MD CAT. इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.